Assalamu alaikum dear students. Welcome to the course of Sports Psychology. I am here your course instructor Nazia Yaqub. Our today's topic is about arousal, stress and anxiety. The main contents that will be the part of today's lecture include: is arousal the same as anxiety? Defining arousal, stress and anxiety, measuring arousal and anxiety, how arousal and anxiety affect performance, why arousal and anxiety influence performance, implications for the practice. The first topic: is arousal the same as anxiety? Here we have to define the difference between both arousal and anxiety. Are they same or different? Arousal is a general physiological and psychological activation varying in intensity along a continuum. बेसिकली अराउजल जो है आपकी बॉडी के अंदर एक जनरल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन होती है जो कि इंटेंसिटी में एक कंटिन्यूम के अकॉर्डिंग वेरी करती है, कम से स्टार्ट होके ज़्यादा बहुत ज़्यादा तक जाती है। अब ये जो चीज़ है जिसमें हमारे पास एक ऐसा कंटिन्यूम है कि ये मिनिमम लेवल पर भी हो सकती है और मैक्सिमम लेवल पर भी हो सकती है एक्टिवेशन जो है हमारी बॉडी की, इसे हम एक कंटिन्यूम की फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। ये समझ लें स्लोप है एक, उसमें मिनिमम लेवल होगा और एक मैक्सिमम लेवल होगा। Anxiety is a negative emotional state with feelings of worry, nervousness and apprehension associated with activation of the body. दूसरी तरफ जो एंजाइटी है उसमें भी हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन होती है, एक्टिवेशन ऑफ द बॉडी, जैसे लास्ट के अंदर हमने बताया हुआ है। दूसरा इसके अंदर नेगेटिव इमोशनल स्टेट है, परेशान होगा पर्सन, फीलिंग ऑफ वरी आएगी उसको, नर्वस फील करेगा और एप्रीहेंशंस फील करेगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर ऑन द स्पॉट मौजूद होंगी, उस कंडीशन को हम एंजाइटी कहते हैं। Now defining anxiety, arousal and stress. Trait is the first one. Trait anxiety क्या है हमारे पास? इसे आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि जेनेटिकली पेरेंट्स से किसी भी चाइल्ड के अंदर जो है जेनेटिकली ट्रांसफर होना एंजाइटी का, ये हेरिडिटी फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ट्रेट एंजाइटी के अंदर होता क्या है बेसिकली? An acquired disposition that predisposes a person to perceive a wide range of objectively non-dangerous circumstances as threatening and to respond to these with disproportionate state anxiety level. यानी पर्सन के अंदर जो एक एबिलिटी होती है परसेप्शन की, उसमें नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट को भी वो थ्रेटनिंग फील कर रहा हो। इनकी एक ऐसा पर्सन जो कि जिसके आम इंसान के लिए वो इन्वायरमेंट जो है वो नॉर्मल होगा, वहाँ पे कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन नहीं होगी जो कि स्ट्रेस कॉज कर रही हो, जो से नर्वस कर रही हो। लेकिन जो ट्रेट एंजाइटी वाले लोग हैं वो नॉर्मल कंडीशंस में भी जो है वो फील करते हैं that we are having some kind of problem or there is some problem in this environment. ऐसा क्यों होता है? Because they have an inherent ability of perceiving worriness or nervousness in all kinds of environments. इसकी एग्जांपल आम अल्फाज के अंदर अगर मैं देना चाहूँ तो ऐसे स्टूडेंट क्लास के अंदर जहाँ पे आपका एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा, अभी आप सिंपली क्लास अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे आप ये सारी फीलिंग्स फील करें जो नर्वसनेस के अंदर आती हैं, एंजाइटी की जो सिम्टम्स हैं वो सारी कोई पर्सन फील करना शुरू कर दें, ड्राइनेस ऑफ माउथ आ जाए, हार्ट बीट का तेज़ हो जाना, या सिंपली क्या है क्लास में टीचर अगर आया है तो उस वहाँ पे क्लास में कम्युनिकेट ना कर पाना, डिस्कशंस के अंदर पार्टिसिपेट ना कर पाना, ये सारी जो कंडीशंस हैं ये ट्रेट एंजाइटी के अंदर आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेट्स हैं। स्टेट्स में हमारे पास सबसे पहले अराउजल है, अ जनरल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एक्टिवेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वेरीज ऑन अ कंटिन्यूम फ्रॉम डीप स्लीप टू इंटेंस एक्साइटमेंट। अराउजल जो है मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये कंटिन्यूम की फॉर्म में हो सकता है। कंटिन्यूम का जो स्टार्ट है, मिनिमम लेवल ऑफ योर बॉडी एक्टिवेशन में भी द डीप स्लीप, जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं तब आपकी बॉडी सबसे कम एक्टिवेशन लेवल पे होती है। एक्टिवेट तभी होती है लेकिन बहुत मिनिमम लेवल होता है।
अब इसका एक्टिवेशन का मैक्सिमम लेवल क्या होगा? साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन का मैक्सिमम लेवल जो है वो इंटेंस एक्साइटमेंट हो सकता है। इंटेंस एक्साइटमेंट आपको किन मौकों पे आती है, किन जगहों पे आप फील कर सकते हैं? लाइफ के अंदर जो मेजर इवेंट्स होते हैं या अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का की हैपनिंग जो है वो आपके अंदर एक्साइटमेंट कॉज कर सकती है। जिस तरह से किसी भी पर्सन की शादी जो है वो उसके लिए एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। फैमिली मेंबर्स में से अगर यानी कि किसी फैमिली के अंदर किसी फर्स्ट बेबी बच्चे की जो शादी होने जा रही है या बहन भाई की बड़े बहन भाई की शादी होने जा रही है, वो फैमिली की पहली शादी है, तो वहाँ पे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए। और जिस पर्सन की शादी हो रही है उसके लिए भी एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन इंटेंस एक्साइटमेंट जो है वो बेसिकली आपको मेजर इवेंट्स पे ही मिलती है। इसके बाद हमारे पास है स्टेट एंजाइटी, मोमेंट टू मोमेंट चेंजेस इन फीलिंग्स ऑफ नर्वसनेस, वरी एंड एप्रीहेंशन एसोसिएटेड विद अराउजल ऑफ द बॉडी। बॉडीली अराउजल के साथ लिंक्ड लम्हा ब लम्हा बदलती हुई जो हमारी फीलिंग्स हैं नर्वसनेस की, वरीनेस की और एप्रीहेंशन की, ये स्टेट एंजाइटी कहलाती हैं। मसलन आपका जब एग्ज़ाम होता है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम बिफोर स्टार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम आपके अंदर स्टेट एंजाइटी का लेवल स्टार्ट हो जाता है। मसलन आपके आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूशन से लेके क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आने तक आप एक एंजाइटी में से गुजर रहे होते हैं। एक वो जो कंडीशन है जहाँ पे आप एक किसी स्पेसिफिक कंडीशन में हो और वो कंडीशन आपके अंदर एंजाइटी कॉज कर रही हो, उसे स्टेट एंजाइटी कहते हैं। फॉर एथलीट्स किसी भी इवेंट का स्टार्ट होना या कोई किसी भी इवेंट को के अंदर पार्टिसिपेट करना जो है ऑन द स्पॉट जो है वो स्टेट एंजाइटी कॉज करता है। स्टेट एंजाइटी जो है उसके दो पार्ट्स हैं। पहला उसके रिजल्ट क्या हो सकता है, दो तरह के रिजल्ट हैं। एक है कॉग्निटिव स्टेट एंजाइटी जिसके अंदर मोमेंट टू मोमेंट चेंजेस इन वरीज एंड नेगेटिव थॉट्स अकर होती हैं। आपकी थॉट्स जो हैं नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। वरीनेस की फीलिंग्स आ सकती हैं। दूसरी कंडीशन सोमैटिक स्टेट एंजाइटी की है, मोमेंट टू मोमेंट चेंजेस इन परसीव्ड फिजियोलॉजिकल अराउजल। वक्त के साथ साथ फिजियोलॉजिकल अराउजल के अंदर चेंजेस आती हैं। मसलन हार्ट बीट तेज होती है, स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, जो ब्रीदिंग स्पीड है वो तेज हो जाती है। ये सारी जो कंडीशंस हैं, चोकिंग की फीलिंग आना, स्टमक का डिस्टर्ब होना, ये सारी की सारी सोमैटिक एंजाइटी की सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरिंग अराउजल एंड एंजाइटी। फिजियोलॉजिकल साइंस हैं जिन कुछ फिजियोलॉजिकल साइंस की वजह से हम कर सकते हैं इसकी मेजरमेंट, जैसे कि हार्ट रेट है। किसी भी पर्सन का हार्ट रेट एंजाइटी की वजह से बहुत तेज़ हो सकता है। आप हार्ट रेट की मेजरमेंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं वेदर दिस पर्सन इज एंशियस और नॉट। दूसरा रेस्पिरेशन रेट है, जो स्वेटिंग हो रही है पर्सन को उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्किन कंडक्टेंस है, स्किन गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स के थ्रू हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड्स ऑफ मेजरिंग ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर मैंने आपको गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स करवाया है, उसके थ्रू अंदाज़ा लगा सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के थ्रू लगा सकते हैं, ब्लड सैंपल्स के थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल एंड मल्टी डायमेंशनल सेल्फ रिपोर्ट सर्वेज। अगर आपने बायोलॉजिकल साइंस देखने हैं तो आपके पास ऊपर मौजूद है लिस्ट, और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को स्टडी करना है तो उसके अंदर हमारे पास सेल्फ रिपोर्ट सर्वेज हैं, जिसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चनियर्स या स्केल्स यूज़ किए जाते हैं फॉर द असेसमेंट। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स एंजाइटी स्केल है जो कि ट्रेट एंजाइटी को मेजर करता है। सेकंड है हमारे पास स्पोर्ट्स कंपटीशन एंजाइटी टेस्ट जो अगेन ट्रेट एंजाइटी को मेजर कर रहा है। उसके बाद हमारे पास है कंपेटिटिव स्टेट एंजाइटी इन्वेंटरी 2 जो कि हमारे पास स्टेट एंजाइटी को मेजर करता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। इसके बाद हमारे पास ट्रेट एंड स्टेट एंजाइटी रिलेशनशिप, दोनों में क्या लिंक है। हाई वर्सेस लो ट्रेट एंशियस पीपल यूजुअली हैव मोर स्टेट एंजाइटी इन हाईली इवैल्यूएटिव सिचुएशंस। ऐसे लोग जिनके अंदर लो ट्रेट एंजाइटी होती है वो जो स्टेट एंजाइटी का लेवल उनके अंदर कम होता है। अगर हमारे पार्टिसिपेंट के अंदर हाई ट्रेट एंजाइटी है तो वो जो स्टेट एंजाइटी है उसका भी हाई लेवल ही परसीव करेगा। मीन ट्रेट एंजाइटी अगर लो है तो स्टेट एंजाइटी भी लो फील करता है पर्सन, और अगर स्टेट एंजाइटी लो है
ट्रेट एंजाइटी हाई है तो स्टेट एंजाइटी भी पर्सन हाई ही परसीव करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस। स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं, a substantial imbalance between physical and psychological demands placed on an individual and his or her response capabilities under conditions where failure to meet demands has important consequences। एक ऐसा इम्बैलेंस बिटवीन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड्स जहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल जो है वो अपने जो करंट उसके इन्वायरमेंटल डिमांड्स हैं उनको मीट नहीं कर पा रहा और उसकी जो करंट कंडीशन है उसमें वो फेलियर फील कर रहा है या उन डिमांड्स को मीट नहीं कर पा रहा, मीट ना करने की वजह से कुछ उसे स्पेशल कॉन्सिक्वेंसेस जो है जिनको फेस करना पड़ेगा। अब उन कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से पर्सन की जो मेंटल स्टेट है वो इफेक्ट होती है। मेंटल स्टेट के इफेक्ट होने से हम कि जो मेंटल स्टेट को इफेक्ट होती है उस स्टेट को हम कहते हैं स्ट्रेस का लेवल, स्ट्रेस क्रॉस करती है वो कंडीशन। स्ट्रेस जो है माइनर चेंज जो आपके रूटीन के अंदर आता है, आपने एक चीज़ प्लान की हुई है उस तरह से नहीं हुई, उससे भी आपको स्ट्रेस फील हो सकता है क्योंकि आपकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो डिमांड्स थी आपने जो प्लान किया था वैसा नहीं हुआ। तो अब अगर ऐसा नहीं हुआ जैसा आपने प्लान किया था, कुछ और तरह से होगा, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और होंगे, जो आपने प्लान किया था उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और होने थे। इस वजह से आपके वो वाली जो मेंटल स्टेट है उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस या स्ट्रेस प्रोसेस। इसमें कुछ स्टेजेस के अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन किया गया है। हमारे पास स्टेज 1 है एनवायरमेंटल डिमांड्स, जिसमें फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिमांड्स हो सकती हैं। उसके बाद स्टेज 2 पे इंडिविजुअल्स परसेप्शन ऑफ द एनवायरमेंटल डिमांड्स, इंडिविजुअल उन डिमांड्स को परसीव कैसा करता है। द अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल और फिजिकल थ्रेट परसीव, जितना ज़्यादा थ्रेटनिंग परसीव करेगा उस कंडीशन को उससे लिहाज से फिर वो रिस्पॉन्स करेगा। अगर लेस थ्रेटनिंग फील करता है तो उसका रिएक्शन लेस थ्रेटनिंग के लिहाज से होगा, अगर मोर थ्रेटनिंग परसीव करता है तो उसके लिहाज से वो रिएक्ट करेगा। स्टेज 3 में स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। अब अगर थ्रेट परसीव किया है उस सिचुएशन को तो बॉडी के अंदर अराउजल आएगा, स्टेट एंजाइटी कॉज हो सकती है जो कोग्निटिव और सोमैटिक दोनों तरह की भी हो सकती है और इनमें से कोई एक टाइप डोमिनेंट हो सकती है। मसल टेंशन हो सकती है, अटेंशन के अंदर चेंजेस आ सकती हैं पर्सन की। फोर्थ स्टेज हमारे पास बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेज है। पर्सन की जो बिहेवियर है उसके अंदर जो चेंजेस आएंगी दो तरह की हो सकती हैं। आउटकम परफॉर्म कर सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, या नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं। मसलन परसेप्शन जो है किसी भी सिचुएशन का जो परसेप्शन है वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि कोई पर्सन अच्छी परफॉर्मेंस देता है या लो परफॉर्मेंस देता है। स्ट्रेस का एक मॉडरेट लेवल होता है जो कि किसी भी एथलीट को या किसी भी पर्सन को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन अगर स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, हाई कर दिया जाए, बहुत ज़्यादा उसमें डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा हो और पर्सन वो नहीं कर पा रहा, या हम टाइम कम कर दें, हमारी डिमांड ज़्यादा हो, तो पर्सन का रिस्पॉन्स जो है थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वहाँ पे जो है मॉडरेट लेवल का जो स्ट्रेस है वो अच्छी परफॉर्मेंस को लेके आता है। दूसरी तरफ हमारे पास हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है और लो लेवल ऑफ स्ट्रेस है। लो स्ट्रेस जो है उसकी वजह से पर्सन जो है वो मोटिवेट कम होता है क्योंकि उसे अंदाज़ा होता है कि अगर मैं ये काम नहीं भी करूँगा तो इट्स ओके, इसके मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। और अगर पर्सन को बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, आप हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं किसी पर्सन को, तो वहाँ पे मसला ज़्यादा आ सकता है क्योंकि पर्सन हो सकता है उस काम को कर ही ना पाए क्योंकि उससे स्ट्रेस का लेवल हाई होने की वजह से परफॉर्मेंस के अंदर ऑटोमेटिकली डिक्लाइन आता है अकॉर्डिंग टू थेरीज। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस एंड स्ट्रेस प्रोसेस इम्प्लीकेशन। इंटरवीन ड्यूरिंग एनी ऑफ द 4 स्टेजेस ऑफ द स्ट्रेस प्रोसेस और साइकिल। आप इसमें
स्ट्रेस का जो पीछे साइकिल बयान किया गया है उसमें से किसी भी स्टेज में इंटरवीन करके आप उसके साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। आप स्ट्रेस के प्रोसेस के अंदर स्ट्रेस को बढ़ने से रोक सकते हैं, स्ट्रेस फील करने से पर्सन को रोक सकते हैं, परसेप्शन चेंज कर दें उसका, वो स्ट्रेस ना फील करे और वो उसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, व्यूइंग स्ट्रेस एज अ प्रोसेस नॉट अ डिस्क्रीट एंटिटी। स्ट्रेस एक प्रोसेस है, एक यूनिट नहीं है, एक एंटिटी नहीं है कि आपने उसको बस देख लिया स्ट्रेस है, बल्कि स्ट्रेस एक सीक्वेंशियल प्रोसेस का नाम है। स्ट्रेस इटसेल्फ एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? पहला है हमारे पास सिचुएशनल सोर्सेज, जिसके अंदर फर्स्ट वन है इवेंट इंपॉर्टेंस और दूसरा है अनसर्टेनिटी। कोई इवेंट किसी भी पर्सन के लिए जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रेस कॉज करेगा उसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जो है एथलीट जो है हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल के मौजूद हैं, उनके अब कंपटीशन अगर यूनिवर्सिटी में होता है विद अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो ये उनके लिए इवेंट जो है वो लोकल लेवल का होगा। अगर उनका दूसरे किसी और सिटी की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ, एथलीट्स के साथ कंपटीशन होता है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर पंजाब का लेवल के ऊपर हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एथलीट्स खेल रहे हैं, उनका कंपटीशन जो है वो केबीके के स्टूडेंट्स के साथ है, तो ये प्रोविंशियल लेवल आ जाएगा। अगेन ये इवेंट और भी ज़्यादा अहम हो जाएगा। अगर हम नेशनल एथलीट्स के बारे में बात करें, तो हमारे पास उनके इंटरनेशनल गेम्स और जो ओलंपिक गेम्स हैं उसके लिहाज से उनके करियर का वो इम्पोर्टेंट मैचेस के अंदर शामिल हो जाएगा। तो इवेंट जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस कॉज कर सकता है। दूसरी कंडीशन जो है वो है अनसर्टेनिटी। कोई भी पर्सन जो है जितना ज़्यादा अनसर्टेन होगा अपनी कंडीशन के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रेस की तरफ जा सकता है या स्ट्रेस को फील कर सकता है, स्ट्रेस के असर में आ सकता है। जितना ज़्यादा वो क्लियर होगा, उसे अपनी कंडीशन क्लियर होगी, उसे अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर ट्रस्ट होगा, कॉन्फिडेंट होगा वो अपनी परफॉर्मेंस के लिए, उतना ही वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है और स्ट्रेस से उतना ही दूर रह सकता है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी दोनों से इफेक्ट कम करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल सोर्सेज, जिसके अंदर हमारे पास पहले है ट्रेट एंजाइटी, जिसको हमने डिटेल में पीछे डिस्कस किया। देन सेल्फ एस्टीम है और उसके बाद है सोशल फिजिक एंजाइटी। ट्रेट एंजाइटी जितनी ज़्यादा होगी, पर्सन स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल उतना ही ज़्यादा फील करेगा। सेल्फ एस्टीम जितनी ज़्यादा होगी, स्ट्रेस का लेवल उतना ही कम फील करेगा, एंजाइटी भी कम फील करेगा। सोशल फिजिक एंजाइटी, आपको याद होगा कि हमने सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज के लिहाज से भी स्टडी किया हुआ है एथलीट्स के अंदर। बॉडी इमेज एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स का एक पूरा चैप्टर हमने स्टडी किया है। एथलीट्स अपने फिजिक को या अपनी बॉडी को किस तरह से परसीव करते हैं, ये उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है चीज़। अगर वो अपने बॉडी इमेज से सेटिस्फाई हैं और कॉन्फिडेंट हैं अपनी सोशल फिजिक से, एंशियस नहीं है उसके लिए, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर वो सोशल फिजिक एंजाइटी का शिकार हैं, तो ये एलिमेंट उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर इफेक्ट करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ अराउजल एंड एंजाइटी इफेक्ट परफॉर्मेंस, किस किस तरह से इफेक्ट कर सकती है। डिफरेंट थेरीज हैं इसमें। सबसे पहले हमारे पास ड्राइव थेरी है। नंबर 2 पे इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। नंबर 3 इंडिविजुअलाइज्ड जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग। Number 4 multidimensional anxiety theory. Number 5 catastrophe model. Number 6 reversal theory. Number 7 anxiety direction and intensity. And significance of all these views will be discussed in the last. ड्राइव थ्योरी हमारे पास सबसे पहले है। अकॉर्डिंग टू ड्राइव थ्योरी, जैसे जैसे पर्सन के अंदर अराउजल या एंजाइटी का लेवल बढ़ता है, परफॉर्मेंस वैसे वैसे ही बढ़ती है। तो यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल एक लाइन जो है वो जा रही है एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, लेफ्ट से राइट, टॉप राइट की तरफ जो है ये एरो जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एंजाइटी बढ़ेगी या अराउजल बढ़ेगा, वैसे वैसे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो। इसके बाद हमारे पास है इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस,
ह्यूमन बॉडी के अंदर एक बाय नेचर एक टेंडेंसी पाई जाती है कि जैसे फिजियोलॉजिकल अराउजल जो है एक मैक्सिमम लेवल तक काम करता है, उसके बाद फिजियोलॉजिकल अराउजल जो है डिक्लाइन की तरफ आ जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फिजियोलॉजिकल अराउजल अगर मीडियम लेवल तक रहता है तो मैक्सिमम हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हम अचीव करते हैं। जैसे जैसे अराउजल मजीद बढ़ता है, बॉडी के मसल्स जो है फटीग का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिक्लाइन की तरफ आ जाती है। तो इसलिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस जो है वो एथलीट जो है वो दरमियान में शो करते हैं, बजाय इसके कि वो जिस तरह से हमारे पास राइट थ्योरी के अंदर राइट टॉप की तरफ एरो जा रहा है, ऐसे परफॉर्मेंस नहीं होती बल्कि इन्वर्टेड यू की फॉर्म में होती है। यू की जो पीक है वहां तक हमारी परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद जैसे अराउजल बढ़ता है परफॉर्मेंस डाउन आती है। यहाँ पे हमारे पास विद द हेल्प ऑफ ग्राफ दो लहदा हमारे पास एथलीट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस को इन्होंने इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस में शो किया हुआ है। एक जो हमारे पास ब्लैक लाइन के अंदर है वो है गोल्फ की प्लेयर की इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस डायग्राम, और दूसरी जो है हमारे पास डॉटेड लाइन ऑन द ग्राफ वो वेट लिफ्टिंग की है। दोनों में देखें कि गोल्फ के प्लेयर के अंदर स्टार्ट में अराउजल ज़्यादा है और परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, बाद में अराउजल तो बढ़ रहा है लेकिन परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जा रही है। इसके ऑपोजिट जो है वेट लिफ्टिंग वाला एथलीट है, उसके अंदर स्टार्ट में अराउजल ज़्यादा है लेकिन अराउजल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और परफॉर्मेंस कम है, और एंड की तरफ जो है अराउजल मैक्सिमम होके परफॉर्मेंस मैक्सिमम की तरफ जा रही है। उसके बाद फिर जब अराउजल मजीद ज़्यादा हो रहा है फिर परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ उसमें भी आ रही है। अब दोनों कंडीशन में फ़र्क क्या है, दोनों एथलीट्स में क्या फ़र्क है? नीचे वाले डायग्राम के अंदर हमारे पास ये इंडिकेशन मौजूद है कि जो हमारे पास ब्लैक लाइन वाला ग्राफ है वो एथलीट लो स्किल्ड है, इंट्रोवर्टेड है और उसके अंदर हाई ट्रेट एंजाइटी पाई जाती है। अब हमारे पास एथलीट्स की परफॉर्मेंस में हमने ये देखा कि जिस पर्सन में ट्रेट एंजाइटी ज़्यादा होगी वो स्टेट एंजाइटी का ज़्यादा शिकार होता है। स्टेट एंजाइटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है बहुत ज़्यादा जब होती है तो परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे पास जो डॉटेड लाइन वाला एथलीट है उसके अंदर हाईली वो स्किल्ड पर्सन है, वो एक्सट्रोवर्ट भी है, उसके अंदर लो ट्रेट एंजाइटी है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे जैसे उसके ऊपर बोझ बढ़ रहा है वैसे वैसे वो एंजाइटी को फील कर रहा है। स्टार्ट में उसने बहुत ज़्यादा एंजाइटी को फील नहीं किया और उसे पता है कि आई कैन डू इट, इसलिए एंड की तरफ उसकी पीक जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडिविजुअलाइज्ड जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग, IZOF हाइपोथेसिस। यहाँ पे एथलीट्स ए, एथलीट बी, एथलीट सी के लिहाज से तीनों एथलीट्स का डिफरेंट IZOF है, उसके लिहाज से हमने इसको एक्सप्लेन करना है और अंडरस्टैंड करना है। एथलीट ए विद लो IZOF, उसका जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग जो है वो लो है। ऐसे एथलीट को अगर स्टेट एंजाइटी का लेवल जो है नीचे हमारे पास दिया हुआ है 30 से 40 के अंदर उसकी एंजाइटी जो है जब होगी वो फौरन से परफॉर्मेंस अच्छी देगा। जैसे ही 40 से एंजाइटी बढ़ती है यानी कि उस मजीद एंजाइटी का लेवल हम उस एथलीट में बढ़ाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो जीरो की तरफ चली जाती है, वो आउट ऑफ जोन चला जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस वहां नहीं दे सकता मजीद एंजाइटी का शिकार अगर हो। दूसरी तरफ एथलीट बी है, स्टार्ट में जब उसके अंदर मॉडरेट एंजाइटी का लेवल आएगा एथलीट बी में तब वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। 30 to 40 के दरमियान जब एंजाइटी का लेवल होगा उसे परवाह भी नहीं होगी, उस चीज़ को फील भी नहीं करेगा। 40 to 50 के दरमियान उसका जोन है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, और फिर मजीद जब 50 से 60 की तरफ जाती है एंजाइटी का लेवल अगेन एक दफ़ा उसकी जो है जोन ख़त्म हो जाता है, वो आउट ऑफ जोन हो जाता है। एथलीट सी जो है हाई IZOF रखता है, इसको उस वक्त तक आप इस एथलीट से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं ले सकते जब तक बहुत ज़्यादा हाई लेवल की एंजाइटी वो फील ना करे या उसके एंजाइटी का लेवल हाई ना हो। इसको मैं बीइंग स्टूडेंट्स आप लोगों की स्टूडेंट लाइफ से एग्जांपल के अंदर कोट करती हूँ। जब आप लोगों को ये असाइनमेंट्स दी जाती हैं तो आप अगर फर्ज करें 1 वीक का टाइम दिया गया, आफ्टर 1 वीक सबमिशन है असाइनमेंट की, अब में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो उनके अंदर ये
जिनकी रूटीन है कि वो जैसे ही असाइनमेंट मिली है नेक्स्ट डे से काम स्टार्ट कर देंगे। और अमूमन क्या होगा कि डे ऑफ सबमिशन से एक आध दिन पहले असाइनमेंट तैयार करके रख लेंगे। और अगर आपको एक आध दिन का टाइम दिया जाता है तो आप सबमिशन के टाइम से 2-3 घंटे पहले तैयार करके बैठे होंगे। एथलीट बी जो है उसमें ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि जिनको असाइनमेंट दी गई है, 1 वीक का टाइम है, नेक्स्ट डे उन्हें अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वीक के दरमियान में जाकर उन्होंने सोचा कि हाँ असाइनमेंट मिली हुई थी, काम शुरू कर लें उसके ऊपर। ये लोग भी टाइम से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे और सबमिट करवाने की एबिलिटी रखते हैं। एथलीट सी जो है वो उस वक़्त तक काम शुरू नहीं करेगा जब तक डे और नाइट बिफोर द सबमिशन ना आ जाए। फ़र्ज़ करें मंडे को सबमिट करवानी है तो वो संडे को काम शुरू करेगा या संडे नाइट काम स्टार्ट करेगा, इससे पहले वो काम स्टार्ट नहीं करेगा। और क्लास में आने से पहले प्रिंट आ रहे होंगे या उस टाइम अभी वो कंप्लीट कर रहा होगा असाइनमेंट को। तो ये ए और बी और सी एथलीट जो हैं डिफरेंट जोन ऑफ ऑप्टिमल फंक्शनिंग रखते हैं। हर पर्सन का डिफरेंट बेस्ट परफॉर्मेंस का एक जोन होता है जिस पे वो काम कर सकता है। तो एथलीट्स के अंदर भी ये डिफरेंट होता है, इसलिए हर एथलीट को सेम वे से हम डील नहीं कर सकते। कैटास्ट्रॉफ मॉडल है हमारे पास अब। इसमें इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस की तरह ही एक ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट कंटिन्यूम में है। साथ में कोग्निटिव एंजाइटी को अटैच किया हुआ है हमने। फिजियोलॉजिकल अराउजल बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ती है, लेकिन जिस तरह से इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस के अंदर था कि मैक्सिमम लेवल एक होता है, उसके बाद मजीद अगर अराउजल बढ़ता है तो हमारी परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे लो कोग्निटिव एंजाइटी वाला जो एथलीट है उसके अंदर ये एक प्रॉपर स्लोप की फॉर्म में डिक्लाइन आएगा परफॉर्मेंस के अंदर। लेकिन अगर एक ऐसा एथलीट हो जिसके अंदर हाई कोग्निटिव एंजाइटी पाई जाती हो, वहाँ क्या कंडीशन होगी? फिजियोलॉजिकल अराउजल बढ़ता है, परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, मैक्सिमम लेवल तक आ जाती है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होनी चाहिए, लेकिन जहाँ पे वो ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हुआ, कोग्निटिव एंजाइटी का, फ़ौरन से उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। जैसे आपको यहाँ पे इस कर्व से अंदाज़ा हो रहा होगा कि एथलीट की परफॉर्मेंस फ़ौरन से डाउन हो गई और स्लोप जो है उसमें एक ब्रेक आ गया। इसलिए कैटास्ट्रॉफ मॉडल जो है ये स्टेट जो है ये कैटास्ट्रॉफ कहलाती है कि जब कैटास्ट्रॉफ मॉडल के अकॉर्डिंग जिन एथलीट्स के अंदर हाई लेवल ऑफ एंजाइटी होता है वो मैक्सिमम जैसे उनके ऊपर अराउजल बढ़ता है, उनके अंदर ज़्यादा होता है या एंजाइटी का लेवल बढ़ता है, वो फ़ौरन से पहले डिक्लाइन की तरफ आ जाते हैं परफॉर्मेंस में। नेक्स्ट है रिवर्सल थ्योरी। हाउ अराउजल अफेक्ट्स परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ हिज और हर अराउजल। किसी भी पर्सन का, किसी भी एथलीट की जो परफॉर्मेंस है उसकी इंटरप्रिटेशन जो इन्वायरमेंटल क्यूज हैं, जो सिचुएशन है उसके इर्द गिर्द या जो उसका अराउजल है उसकी इंटरप्रिटेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। अराउजल कैन बी इंटरप्रेटेड एज प्लेजेंट और एक्साइटमेंट और एज अनप्लेजेंट एंड एंजाइटी। अराउजल को अगर एथलीट प्लेजेंट फील करता है तो वो उससे फ़ायदा उठाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। अगर उसे अनप्लेजेंट फील करता है, एंजाइटी उसके अंदर आएगी और वो उससे अच्छी परफॉर्मेंस अपनी नहीं दे पाएगा, बल्कि परफॉर्मेंस में डिक्लाइन की तरफ आ जाएगा। Arousal interpreted as pleasant facilitates performance, and arousal interpreted as unpleasant hurts performance. Anxiety direction and intensity. An individual's interpretation of anxiety symptoms is important for understanding the anxiety performance relationship. किसी भी पर्सन की एंजाइटी की इंटरप्रिटेशन के लिए, उसके सिम्टम्स को इंटरप्रेट करने के लिए एंजाइटी और परफॉर्मेंस के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें वाइस वर्सा चलती हैं। एंजाइटी और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आप एंजाइटी की सिम्टम्स को इंटरप्रेट कैसा कर रहे हो। अगर आप एक्साइटमेंट फील कर रहे हो, अगर आपको कोई टफ टास्क मिल जाए या किसी चीज़ में आप एंजाइटी फील कर रहे हैं, दूसरा पर्सन ये कि नहीं मज़ा आएगा, एक टफ टास्क मिला है हम इसको करके देखते हैं, हमें एडवेंचर मिलेगा, तो वहाँ पे जो पर्सन उसे एज एडवेंचर लेगा वो इसे कर लेगा, आसानी से कर लेगा। और जो उसके
उसकी वजह से एंजाइटी फील करेगा या अनप्लेजेंट फीलिंग्स रखता होगा, उसके लिए वो मुश्किल होगी। To understand the anxiety performance relationship, both the intensity, how much anxiety one feels, and direction, a person's interpretation of anxiety as being facilitating or draining to performance must be considered. अगर आप एंजाइटी और परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो दोनों की इंटेंसिटी और दोनों की अंदर जो डायरेक्शन है उसको देखना पड़ेगा, उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। इंटेंसिटी क्या है, एंजाइटी पर्सन कम फील कर रहा है या ज़्यादा फील कर रहा है, डायरेक्शन क्या है, प्लेजेंट फील कर रहा है या अनप्लेजेंट फील कर रहा है। Viewing anxiety as facilitative leads to superior performance. Some support has been found for this view. Now, significance of all the arousal performance views. Arousal is multifaceted. Arousal and state anxiety do not always have a negative effect on performance. They can be facilitative or debilitative depending on the interpretation. आपकी परफॉर्मेंस जो है उसको नेगेटिवली इफेक्ट भी कर सकता है, डिपेंड करता है आपने उसे परसीव नेगेटिव किया हो कि वो एंजाइटी है, आपको टेंशन दे रही है। अगर आपने उसको फैसिलिटेटिव परसीव किया तो वो आपको डेफिनेटली पर फायदा देगा। सम ऑप्टिमल लेवल्स ऑफ अराउजल लीड्स टू पीक परफॉर्मेंस। बाज़ औक़ात ऑप्टिमल लेवल्स जो हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस तक ले जाते हैं, बट द ऑप्टिमल लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिवेशन एंड अराउजल रिलेटेड थॉट्स आर नॉट द सेम। लेकिन जो हमारा अराउजल रिलेटेड थॉट्स हैं उनका मैक्सिमम लेवल सेम नहीं होता। वो जब ज़्यादा होती हैं तो हमें परफॉर्मेंस को डिक्लाइन की तरफ ले जाती हैं, हमारी परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इफेक्ट करती हैं। Combination of physiological arousal and arousal interpretation are more important than actual level of each. It is doubtful that the optimal level of arousal is always at the midpoint of the arousal scale. ये चीज़ स्टिल एक डाउटफुल कंडीशन में है कि जो हमारा इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस था उसके अकॉर्डिंग ये है कि उसके मिड लेवल में मैक्सिमम परफॉर्मेंस होती है, लेकिन स्टिल इस चीज़ को हम प्रूव नहीं कर पाए कि क्या पॉसिबल है कि उसके मिड पॉइंट से आगे हम परफॉर्मेंस अच्छी दे ही नहीं सकते। दिस इज स्टिल अ क्वेश्चनेबल कंडीशन। नाउ व्हाई अराउजल एंड एंजाइटी इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस, क्यों इफेक्ट करती हैं। पहली कंडीशन है इंक्रीज मसल टेंशन एंड कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज। जब किसी एथलीट के मसल्स के अंदर टेंशन बढ़ती है तो उसके मसल्स की मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट करती है, मसल कोऑर्डिनेशन वीक हो जाती है या पुअर हो जाती है, मसल कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती हैं, इसलिए इसे अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन चेंजेस अकर होती हैं, नैरोइंग ऑफ अटेंशन, शिफ्ट टू डोमिनेंट स्टाइल, अटेंड टू इनअप्रोप्रिएट की क्यूज, ये सारी कंडीशंस हैं कि जो हमें हमारी अटेंशन को और कंसंट्रेशन को चेंज कर सकती हैं। वाई अराउजल इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस, उसके अंदर हमारे पास जो कंडीशन है अटेंशनल नैरोइंग की है। सबसे पहले जो स्टेट है हमारे पास एक एथलीट की ऑप्टिमल अटेंशनल फील्ड है मॉडरेट और ऑप्टिमल अराउजल कॉज कर रही है। इसकी ऑप्टिमल अटेंशनल फील्ड जो है किसी एथलीट की इतनी हो तो वो उसके अंदर मॉडरेट लेवल का अराउजल कॉज करेगी, यानी कि इसके अंदर मैक्सिमम जितनी चीज़ों पे अटेंशन दे सकते हैं। जिस तरह से गोल सेटिंग के अंदर हमने स्टडी किया था कि आप गोल एक सेट करें, स्पेसिफिक सेट करें, बहुत ज़्यादा गोल्स है जब एक दफ़ा आप सेट कर लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, आप में आपकी एनर्जी डिफ्यूज़ हो जाती है, आप फोकस नहीं कर पाते। इसी तरह से जो अटेंशनल नैरोइंग है उसमें मॉडरेट लेवल की, अगर आपकी अटेंशनल फील्ड मॉडरेट लेवल की है तो आपका अराउजल भी मॉडरेट होगा, थोड़ी सी एक्सपेंड है यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर। बी कंडीशन में अटेंशनल फील्ड टू ब्रॉड, लो अराउजल। जो अटेंशनल फील्ड है हमारे पास बहुत ज़्यादा है बड़ी है, ऐसी कंडीशन में एथलीट का जो अराउजल है वो कम हो जाएगा, जहाँ पे एथलीट अपने इन्वायरमेंटल क्यू से बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हो, ऐसे चीज़ों को जिनको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, जब उन पे फोकस कर रहा होता है तो वो लो अराउजल हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्पेक्टेटर्स क्या कर रहे हैं, कैमरामैन की करंट मोमेंट पे क्या कंडीशंस चल रही हैं, फोकस कौन है, या
जो सराउंडिंग में म्यूज़िक है उस पे पर ध्यान ज़्यादा चला जाए और गेम के ऊपर ध्यान ना रहे। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं अटेंशनल फ़ील्ड बहुत ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, जिसकी वज़ह से अराउज़ल एथलीट का कम हो जाता है। नंबर सी हमारे पास है अटेंशनल फ़ील्ड टू नैरो एंड हाई अराउज़ल। एथलीट के अंदर जब बहुत ज़्यादा हाई अराउज़ल होता है वो उस वक़्त होता है जब उसकी अटेंशनल फ़ील्ड बहुत नैरो होती है। स्पेसिफिक टास्क के ऊपर उसका जब फोकस होता है तब वो उसके ऊपर मैक्सिमम एनर्जी लगाता है और मैक्सिमम उसका अराउज़ल होता है। और बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो कंडीशन सी है एथलीट्स के अंदर वो होनी चाहिए परफॉर्मेंस गोल्स के लिए स्पेसिफिकली। ना implication for practice, identify optimal combinations of arousal related emotions needed for best performance. Recognize how personal and situational factors interact to influence arousal, anxiety and performance. और इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें कि किस तरह से आपके पर्सनल और सिचुएशनल फैक्टर्स जो हैं वो अराउजल, एंजाइटी और परफॉर्मेंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आपकी परफॉर्मेंस को डिक्लाइन करने वाली चीज़ें कौन सी हैं, किस वजह से आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एंजाइटी आप क्यों ज़्यादा फील करते हैं, ये सारी कंडीशंस इनको रिकॉग्नाइज करना एक एथलीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब आप इनको रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो आप इनको मैनेज कर सकते हैं इजीली। नाउ इंटरेक्शनल मॉडल ऑफ एंजाइटी, किस तरह से एंजाइटी जो है वो इंटरेक्ट करती है किसी भी पर्सन की परफॉर्मेंस के साथ। हमने इसके फैक्टर्स देखे थे। पर्सनल फैक्टर्स जिसके अंदर ट्रेट एंजाइटी, सेल्फ एस्टीम, सोशल फिजिक एंजाइटी है, और सिचुएशनल फैक्टर्स थे इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट एंड अनसर्टेनिटी। ये मिल के कॉज करते हैं किसी भी पर्सन के अंदर बाय सिचुएशन इंटरेक्शन स्टेट एंजाइटी और अराउजल। किसी भी पर्सन में स्टेट एंजाइटी कॉज करने वाले पर्सनल फैक्टर्स और सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, वो मिल के कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेट एंजाइटी में। Recognize arousal and state anxiety signs, for example, feeling ill, dazed, muscle tension, etc. Tailor coaching strategies to individuals. हर इंडिविजुअल के लिहाज से कोचिंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट हो सकती हैं। आप सारे टीम के 11 मेंबर्स को सेम तरह से डील नहीं कर सकते। आइडेंटिफाई विच टेक्निक सूट्स बेस्ट टू विच पर्सन, और किसके लिए कौन सी टेक्निक बेहतर है, आप उसके लिहाज से काम करें। यहाँ बीइंग एन एथलीट आपके लिए कौन सी टेक्निक ज़्यादा बेहतर है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, समटाइम्स अराउजल एंड स्टेट एंजाइटी मस्ट बी रिड्यूस्ड, अदर टाइम मेंटेन्ड एंड अदर टाइम्स फैसिलिटेटेड। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टेट एंजाइटी और अराउजल जो है वो कम हो जाता है, बाज़ औक़ात वो अपनी कंडीशन में ही रहता है, वो मेंटेन रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती, और बाज़ औक़ात कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो स्टेट एंजाइटी को और अराउजल को बढ़ाने वाले होते हैं, फैसिलिटेटिव होते हैं। डेवलप परफॉर्मर्स कॉन्फिडेंस, अपने अंदर परफॉर्मर वाला कॉन्फिडेंस लेके आए, अच्छी परफॉर्मेंस दें। फर्दर जितनी ही हमारे पास कंडीशंस हैं, फिजिकल सिम्टम्स हैं जो एंजाइटी कॉज कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल कोल्ड है, क्लैमी हैंड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, रिकग्नाइज करें कि स्टेट एंजाइटी कॉज करने वाली कौन सी चीज़ें हैं। कांस्टेंट नीड टू यूरिनेट हो सकती है इसके अंदर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो सकती है, नेगेटिव सेल्फ टॉक, डेज लुक इन आईज, फील इल, हेडेक, कॉटन माउथ और ड्राई माउथ, माउथ के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होना, कॉन्स्टेंटली सिक एंड डिफिकल्टीज इन स्लीपिंग, increased muscle tension, butterflies in the stomach, inability to concentrate, constantly perform better in non-evaluative situations. ऐसी कंडीशंस में, ऐसी स्टेट्स में परफॉर्मेंस अच्छी शो कर रहा है एथलीट जिसके अंदर एवेल्यूएशन नहीं होनी, लेकिन जहाँ एवेल्यूएशन होनी है वहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो ये स्टेट एंजाइटी कॉज के की फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, here are the references from where this data is taken. Fundamentals of arousal, stress, and anxiety.
We will help you understand the different theories explaining arousal and performance, the various symptoms of anxiety, and how stress can affect performance and our health. Let's get started. Arousal is a state of alertness or readiness of an individual to perform a task, motivating them to behave in a particular way. Arousal is controlled and regulated by the reticular activation system, which is located in the central cortex of the brain. Extroverts have lower levels of intrinsic arousal compared to introverts. Therefore, extroverts will seek situations of high arousal, whereas introverts seek low arousal situations. There are a number of different theories linking arousal to performance. Drive theory suggests that a linear relationship exists between arousal and performance. It applies to gross skills such as sprinting or Olympic lifting. It also suggests that the more arousal, the more likely that a well-learned skill or dominant response will be reproduced. Therefore, an experienced performer will complete the skill well because their dominant habit is well learned, whereas an inexperienced performer will execute the skill poorly as their dominant habit is not well learned. Criticisms of this theory are that it fails to address top performers failing under high arousal situations, such as a dropped catch or a missed penalty, and it fails to recognise different arousal levels suitable to different skills. Inverted U theory suggests that performance improves with arousal up to an optimal level of arousal. After this point, performance will start to deteriorate. Optimal arousal depends on type of activity, such as gross skills require high arousal, whereas fine skills require low arousal. Skill of the performer. A more skillful performer, the higher the optimal level of arousal could be. And personality of the performer, by which the more extrovert the performer, the higher the arousal levels will be needed to produce optimal performance. However, a criticism of this theory is that when arousal is too high, there is not always a gradual drop in performance. Sometimes it can be a sudden drop. Zones of optimal function suggest that rather than occurring at the midpoint of the arousal spectrum, there is an optimal zone in which a performer will achieve optimal performance. This zone could alter depending on the type of skill, level of performance, and personality of the performer. Peak flow theory suggests that there is a relationship between task demands and the skill of the performer. Peak flow can be produced when these factors are at optimal levels to produce effective performances. Catastrophe theory is a variation of the inverted U theory. This theory suggests that the performance does not always decline gradually after the optimal level of arousal has been reached. Instead, it can be a dramatic decline or catastrophe, such as when a performer tries too hard. Point A represents the optimal level of arousal. Point B shows a drastic decline in performance. Now here, performance will head one of two ways. Point C shows performance still deteriorating, and point D shows performance recovery, but it's important to learn that this does not always return to the optimal level of arousal immediately. One area that can affect arousal levels is anxiety. Trait anxiety, which is an inbuilt part of your personality, such as a tendency to react to competitive situations with tension and apprehension. And state anxiety, which is an emotional response to a specific situation, and which will commonly be temporary or change as the day goes on. Symptoms of anxiety can be both physical or somatic, such as increased adrenaline, increased heart rate and breathing rate, increased body temperature, or nausea. And symptoms can be psychological or cognitive,
such as apprehension, increased focus, worry, or negative thoughts. Anxiety can also be classed as stress. Stress is a perceived imbalance between the demands of the situation and the capability of meeting those demands. The stress experience, which is initiated by a stressor, may be positive or negative. If you feel you are capable of meeting the demands, you will treat this as a positive challenge. If you feel the demands are greater than your ability, then you will see it as a negative situation, which can cause stress and anxiety. The stress process involves environmental demands, which are dealing with the physical and psychological demand, such as performing a difficult skill in front of a large audience. Perception of demands, which involves the performer making a judgment about the specific requirements of the task and their ability to deal with them, such as feeling more anxious in a final for the first time. The stress response, which are the somatic and cognitive reactions to the judgment the performer has made, and the actual behaviour, which is the performer attempting to execute the skill. Their behaviour will often reflect their attitudes towards the task, such as muscle tension during an important shot. Thanks for watching. If you liked what you saw, then please help others find our videos and hit the like button below and subscribe to our channel. So you have seen video regarding the stress, anxiety and arousal. Hope you have learned from today's lecture. If you have any kind of queries and or feedback about today's lecture, you may contact on the given email address. Thank you for your attention. Thank you very much. If you have any queries and or feedback about today's lecture, you may send your feedback here on the given email address. Thank you for your kind attention. Thank you very much.